नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए प्रारंभ करते हैं इस सफर को जिसका नाम है अभ्यास कार्यक्रम, जिसके तहत अद्वैत आईएएस आपके लिए लाया हुआ है जीएस और करंट अफेयर की क्लासेस, वो भी फ्री ऑन यूट्यूब। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पॉलिटी का वो भाग जो कि अभी अधूरा रह गया है, हम उसी को आगे लेकर चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रस्तावना पढ़ रहे थे और हम अंतिम क्लास में आपसे बात कर चुके थे कि हम एक लोकतंत्र की बात कर रहे थे कि लोकतंत्र क्या होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इन सभी चीजों पर बात हम आपसे कर चुके थे। तो आइए आज के जो सेशन में वो बात करना है गणराज्य पर, साथ साथ में न्याय पर, स्वतंत्रता पर, समानता पर और बंधुत्व पर। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर आपसे बात करना है। आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो गणराज्य शब्द पे हमारी चर्चा शुरू होती है। तो वास्तव में ये जो गणराज्य है, ये गणराज्य एक ऐसी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप आया जहां पे कि राजतंत्र एक आनुवंशिक शासन के रूप में था, यानी राजा और फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, यानी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी वैसे ही राजा का पद चल रहा था। लेकिन जब आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति होती है, ब्रिटेन की क्रांति होती है, तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि वास्तव में जब जो राज्य है उसे किसने बनाया? जनता ने बनाया। तो एक परिवार का व्यक्ति ही शासन क्यों करे? क्योंकि जब एक ही परिवार का व्यक्ति, राजा, जो कि इस सिद्धांत पर आधारित था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है जमीन पर और वो ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है। जब ये थियरी जो है इसको चैलेंज मिलने लगा तो साथ में ये कहा गया कि जब ये थियरी नहीं चलेगी तो फिर राजा शासक क्यों बना रहे? राजा शासक क्यों बना रहे? तो कहा गया कि चलिए एक काम करते हैं। तो जो शासन के जो शीर्ष व्यवस्था है, जो शासन के पद है, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम सभी व्यक्तियों के लिए खोल देते हैं, यानी जो सत्ता का सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वहां पर जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि क्या होगा? बैठेगा। और यानी जो सार्वजनिक पद है वो सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले रहेंगे। और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? गणराज्य। ठीक है, क्या कहेंगे? गणराज्य। गणराज्य का मतलब, अब देखिए, शासन का जो देश का सर्वोच्च पद है वहां पर वंशानुगत नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन, तो हम क्या कहेंगे? ये एक गणतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर शासन की व्यवस्था को मेनली कहा जाए तो मेनली शासन की व्यवस्था दो प्रकार की होगी। ठीक है, एक तो होगी जिसे हम कहेंगे राष्ट्रपति शासन व्यवस्था और दूसरा होगी जिसे हम कहेंगे राष्ट्रपति शासन व्यवस्था या इसे कहेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरी जो व्यवस्था होगी उसे कहेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आइडियल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के यूएसए है। ठीक है, कौन है? यूएसए है। और जो पार्लियामेंट्री शासन की बात है वहां पे आइडियल कौन है? तो वहां पे आइडियल है ब्रिटेन, यानी यहाँ पे है यूएसए और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, और यहाँ पे यूके यानी ब्रिटेन। ठीक,
सॉरी यूपी, ठीक है, ये दो है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं दोनों शासन व्यवस्थाओं के बारे में। तो देखिए, जो अगर आप कहेंगे जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे देखिए सरकार के दो तरीके के प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र के और एक वास्तविक। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वही व्यक्ति नाम मात्र का भी प्रमुख होगा और वही व्यक्ति सरकार का वास्तविक प्रमुख होगा। यानी एक ही व्यक्ति होगा जो सरकार का भी प्रमुख होगा और राज्य का भी प्रमुख होगा। यानी देश का जो प्रथम नागरिक है वो भी राष्ट्रपति होगा और देश का जो वास्तविक शासक है, जो वास्तव में जनता द्वारा चुना जाएगा, वो कौन है? वो भी प्रेसिडेंट ही है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप जो है यूनानी फ्रेंच भाषा में कहें तो इसको कहते हैं डीजियो एंड डी फैक्टो। डीजियो यानी नाम मात्र का प्रमुख और डी फैक्टो यानी वास्तविक प्रमुख। तो डीजियो और डी फैक्टो अगर एक ही व्यक्ति के पास में है तो इसे कहेंगे दिस इज द आइडियल फॉर्म ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी यह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का सबसे आदर्श स्थिति है। ठीक, लेकिन एक चीज हो जाए तो अगर ये दोनों अलग है, यानी नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख अलग अलग, जैसे ब्रिटेन में कहा नाम मात्र का प्रमुख क्या है? राजा है, किंग है, और वास्तविक प्रमुख वहां का पीएम है। ठीक है, तो अब भारत में ही देख लीजिए, नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, ये संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा कैरेक्टर है। आइए, जब मुद्दा छिड़ा है तो बात ये भी कर लेते हैं कि इन दोनों शासन तंत्रों का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। जब एक ही व्यक्ति है शासन में जो शासन को चला रहा है, ठीक है, तो अब उसे ऐसा नहीं है कि उसे हर समय पे ये डर हो कि जैसे ही निम्न सदन में हमारा बहुमत गया हमारी सत्ता चली गई। यानी अगर अमेरिका में राष्ट्रपति एक बार के लिए निर्वाचित हो जाए, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार निर्वाचित हो जाए तो अगर बीच में महाभियोग नहीं आया और उसकी मृत्यु नहीं हुई तो 4 वर्ष तक तो उसका कुर्सी पर डटे रहना कन्फर्म है। यानी उसे किसी भी तरह से किसी ऐसे बहुमत की तलाश नहीं करनी है कि अगर बहुमत नहीं रहेगी तो उसकी सत्ता चली जाएगी, ऐसी कुछ तलाश उसके पास में नहीं है। यानी अब एक बार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो वो क्या करेगा, बिना टेंशन के, बिना ये कि बीच में हमारा बहुमत चला जाए, इस बिना टेंशन के वो आराम से 4 वर्ष तक शासन कर सकेगा। तो वह क्या करेगा कि वह 4 वर्ष तक केवल इलेक्शन मोड में नहीं रहेगा, वो हमेशा जो है क्या करेगा, जो है आराम से टेंशन फ्री होके देश के हित में निर्णय ले सकता है। उस पर कोई पार्टी प्रेशर जैसी चीजें नहीं होंगी कि गठबंधन में कोई पार्टियां हैं जो उसको प्रेशर कर रही हैं। तो पहली चीज तो ये होगी। अब दूसरी चीज की बात करते हैं। यहां पे देखिए, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो आपको मैंने बताया था गवर्नमेंट के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, विधायिका का काम क्या है? विधायन करना यानी कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है? वो ये देखे किसी के साथ अन्याय न हो, कानून का न्यायपूर्ण रूप से पालन हो। ठीक, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वही क्या है? वही है कार्यपालिका। यानी अगर वो किसी को मंत्री बनाना चाहे तो जरूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली से उठाए, वो कहीं से उठा सकता है। जैसे अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास में वित्त का
जानकारी है, यानी अर्थव्यवस्था की जानकारी, उसे क्या बना देगा? उसे बना देगा फाइनेंस मिनिस्टर। किसी को विदेश मामलों की जानकारी है तो उसे उठा के बना देगा विदेश मंत्री। यानी ये व्यवस्था क्या है कि एक बेहतर व्यवस्था बना सकती है। किस तरह से? इस तरह से कि ये लोगों के गुणों का सही ढंग से उपयोग कर सकती। ठीक है, लोगों के गुणों का सही ढंग से उपयोग कर सकती, इससे एक बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और अगर हम तीसरी बात कहें आपसे, तो अगर प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट को कोई निर्णय लेना है तो वो क्विक डिसीजन ले लेगा। जैसे अमेरिका में है डोनाल्ड ट्रंप है, जो चाहे क्विक डिसीजन ले लेते हैं। तो ये इसकी मेरिट है, लेकिन इसकी मेरिट है तो डिमेरिट भी है। अब एक ही व्यक्ति जब है तो हो सकता है कि वो निरंकुशता जैसी चीज जो है व्यवहार करने लगे। जैसे आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अब उसे 4 सालों तक तो टेंशन नहीं है ना कि उसका सरकार गिर जाएगा। 4 साल तक तो ये टेंशन नहीं है, वो आराम से अपना काम कर रहा है। यानी व्यक्ति पूजा होगी, निरंकुशता संभव है, जनता लगातार उसे उत्तरदायी नहीं बना सकती। यानी एक बार चयन कर दे तो अब 4 साल तक जनता भूल जाए काम करना, उसका जो है वो जो चाहेगा वैसे करेगा। और इसका मतलब ये होगा कि वास्तव में जो हमने जिस थॉट के साथ डेमोक्रेसी शुरू किया, उस थॉट को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, उस थॉट को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये कुछ है जो इसके डिमेरिट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। अब आते हैं यूके की बात करते हैं, यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो शासन का नामात्र का प्रमुख है वो अलग है, और जो वास्तविक प्रमुख है वो क्या है? अलग है। अब यहाँ पे देखिए, अमेरिका क्या है? रिपब्लिक है, गणराज्य है। लेकिन आते हैं इस सारे जो चर्चा के केंद्र में है वहां उस सब्जेक्ट पे आते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पे राजतंत्र आज भी क्या है? जो है वंशानुगत चलता है। यानी ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है। इसीलिए ब्रिटेन जैसे देशों के लिए कहते हैं ये क्या है? ये डेमोक्रेटिक मोनार्की है। कहते हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, लेकिन इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। यानी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी दोनों क्या हैं? निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति भले से अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित हो, लेकिन होता तो वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही है। इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है वो भी निर्वाचित, जो प्रधानमंत्री है वो भी निर्वाचित। और यहाँ पे क्या कहा गया कि जनता द्वारा जो है चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन का देश का सर्वोच्च पद भरा जाएगा। यानी इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, बट इंडिया इज आल्सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? नो, देयर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज यहाँ पर डीज्योर और डिफेक्टो यानी वास्तविक सत्ता और नामात्र की सत्ता अलग अलग हाथों में होती है। भारत का जो वास्तविक नेतृत्व करता है वो है प्रधानमंत्री, लेकिन नामात्र का जो उसका प्रमुख है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, जो इसका मतलब जो भारत गणराज्य का जो पहला आदमी है, पहला व्यक्ति है जो भारतीय गणराज्य को शासित करता है, वो करता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करेगा? वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। यानी वास्तव में जो शासन करेगा वो कौन करेगा? वो मंत्रिपरिषद शासन करेगा। इसमें जनता की इच्छा लगातार बनी रहेगी। इसमें क्या है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। जैसे मोदी जी हैं, ये लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी है, ठीक है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। सरकार पे लगातार इस बात का प्रेशर होगा कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेगी तो उसका 5 साल से पहले भी उसका संसद में जो बहुमत है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसकी सरकार गिर जाएगी। यानी सीधे चेक एंड बैलेंस लगातार बना रहता है, ठीक है। इसमें काफी जो है, जैसे इसमें एक व्यक्ति का नहीं, पूरा परिषदीय शासन होता है, यानी पूरा कैबिनेट बैठकर निर्णय लेता है। इससे क्या होता है कि किसी मुद्दे पर प्रॉपर चर्चा होती है, प्रॉपर बहस होती है। इससे होता ये है कि जो गलत निर्णय है वो लेने में हम लोग वो नहीं हो पाता, इस क्योंकि उस पर हमने काफी जो है चर्चा कर ली है, उसके तमाम पहलुओं पर हमने बात कर ली है। इसके अलावा अगर जो है जो कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए संसद में कोई कानून बनाना है तो संसद में क्या होगा, उस पर व्यापक चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, सरकार से जो है उत्तर मांगा जाएगा, जवाबदेहिता तय कर जा सकती है। इससे सरकार वास्तव में जो जनता केंद्रित भावना पर चलती है, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं। क्या डिमेरिट्स है? अब मान लीजिए कि एक बार 5 वर्ष के लिए चुनाव हो गया। अब मान लीजिए कि इस बार तो अभी मोदी जी हैं, किसी तरीके से बहुमत में हैं। मान लीजिए कि अगली बार फिर से राहुल गांधी आ जाए और राहुल गांधी की अपनी पार्टी की जो सीट है वो आ जाए 100। कितनी? 100। और चाहिए कितना? तो आप कहेंगे ये 545 543 है, तो 543 का 1/2 + 1 यानी 273 के आसपास सीटें चाहिए। 100 सीटें किसकी? कांग्रेस की। और बकिया 173 सीटें वो गठबंधन दलों की लेकर प्रधानमंत्री बन गए। अब मान लीजिए राहुल गांधी को किसी बारे में निर्णय लेना है तो उनको सबसे डिस्कशन करना होगा। यानी अब क्या है कि वो क्विक निर्णय नहीं ले सकते, जिससे हो सकता है कि देश के हित क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। देश के हित क्या हो, प्रभावित हो जाए। इसके अलावा जो इस गठबंधन के नेता होंगे वो अपने अपने हितों के आधार पर काम करना चाहेंगे। इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय हित प्रभावित हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो गठबंधन की व्यवस्था है उस व्यवस्था में आप देखेंगे कि सरकार वास्तव में सरकार अपना पूरा शक्ति अपने को चलाने के लिए यूज कर सकती है, बचाने के लिए यूज कर सकती है। यानी इससे देश हित फिर से क्या होंगे, प्रभावित होंगे, संकीर्ण हितों पर काम होगा। और इसमें क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। जैसे कहा गया कि यहाँ पे जो विधायिका के सदस्य होंगे वही कार्यपालिका के सदस्य बन पाएंगे। यानी अगर आपको मंत्री बनना है तो आपको सांसद बनना पड़ेगा केंद्र में, अगर राज्य में मंत्री बनना है तो आपको विधायक बनना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेन पार्टी के जो गठबंधन दल होते हैं वो अपने हिसाब से अपनी सीटों की डिमांड कर लेते हैं। अब जब पार्टियां अपने हिसाब से सीटों की डिमांड करेंगी तो क्या होगा, वो अपने हिसाब से सीटों जिसको भी चाहेंगे उसको उस पद पर बिठा देंगे। इससे अयोग्य व्यक्ति जो है अलग अलग मंत्रालय में चले जाएंगे। अब आप इसका जो है तमाम जो है इसका एग्जाम्पल भारत में देख सकते हैं। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेता। यानी जो व्यक्ति कभी इकोनॉमिक्स का ई नहीं जानता वो फाइनेंस मिनिस्टर बन के बैठ सकता है। अब सोचिए कि 2 टर्म के लिए मनमोहन सिंह थे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। और वास्तव में कहा जाए कि प्रधानमंत्री ही क्या कर सकता है, मंत्रालयों का क्या कर सकता है, आवंटन कर सकता है। अब सोचिए कि ऐसे में अगर कोई व्यक्ति है जो कि मंत्रालय लेकर, वित्त मंत्रालय मनमोहन सिंह के सामने लेके बैठ रहा है, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, दुनिया जान रही है। भारत में जब भारत को 1 हफ्ते चलाने का पैसा था उस समय पर सरकार ने सिलेंडर कर दिया जो है उनके सामने, और उन्होंने सरकार को उस जगह से उठा करके एक बेहतर स्थान तक लाया। अब उनके सामने कोई दूसरा भारत का वित्त मंत्री बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं न कहीं से कौन सा मैटर है, ये वो मैटर है
जो कि गठबंधन की मजबूरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? गठबंधन की मजबूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये एक बड़ी समस्या इस व्यवस्था की है। ठीक, तो यानी दोनों व्यवस्थाओं की कुछ जो है पॉजिटिव चीजें हैं और कुछ निगेटिव चीजें हैं। ठीक है, अब अगर गणराज्य की प्रमुख विशेषता देखिए, जनता द्वारा शासित है। शक्ति जो गणराज्य है वो शक्ति के स्रोत क्या है? जनता है। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का निर्णय जनता लेती है। गैर वंशानुगत प्रमुख यानी राष्ट्राध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा चुना जाता है। समानता और खुलापन, तो गणराज्य में सभी नागरिक समान होते हैं और सार्वजनिक पद सभी की योग्यता के आधार पर खुले होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं। ठीक है, भारत अपने जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली राष्ट्रपति के रूप में, उसी दिन भारत क्या बन गया? एक गणराज्य बन गया। यानी भारतीय जो है राज्य का जो सर्वोच्च पद था वो भी क्या था? अब जनता द्वारा निर्वाचित। तो क्या भारत में ये जो गणराज्य शब्द है, ये गणराज्य शब्द नया नया आया? क्या इससे पहले कोई गणराज्य नहीं था? तो कहा गया कि प्राचीन भारत में दो गणराज्य थे। एक तो मतलब दो, एक वज्जी और एक मल्ल। एक वज्जी और एक मल्ल, यानी ये क्या है? गैर राजशाही प्रकार की सरकार, जो आपने ऊपर समझा। तो वास्तव में कहते हैं ना कि जो भारत में रिपब्लिक बहुत पहले से था। आप देखेंगे ये दोनों क्या हैं? ये महाजनपद काल की बात कर रहे हैं, यानी मगध को एक साम्राज्य के रूप में उदय होने से पहले की बात कर रहे हैं, यानी अशोक से भी पहले की बात कर रहे हैं। गढ़ दो प्रकार के होते हैं, इसमें पहले एक ही कबीले के सभी या कुछ लोग जो है इसका हिस्सा होते थे, जैसे शाक्य और कोलीय। आप सभी को पता है ये वही शाक्य है जिसके शाक्य मुनि बुद्ध, यानी उसी कबीले के थे हमारे गौतम बुद्ध। कोली गणराज्य की उनकी क्या थी? माता थी। अन्न में वज्जी और यादव जैसी कई कुलों का गठबंधन शामिल था। ठीक है, ये चीजें। तो वही है कि अब एक तो राजतंत्र को उखाड़कर कुछ लोगों ने क्या कर लिया? रिपब्लिक की स्थापना की, लेकिन ये रिपब्लिक डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन हम अब भारत को क्या करेंगे? डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों कर देंगे। यहाँ पे वंशानुगत राजा था नहीं, एक कुलीन परिषद की जो है कि अध्यक्षता में शासन, यानी एलीट क्लास जो है कहते हैं उसके आधार पे ये जो है शासन चलता था। ठीक है, जिसको ओलिगार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगार्की, यानी अल्पतंत्रीय व्यवस्था। और आप देखेंगे कि गणराज्य का ही एक स्वरूप बौद्ध मठ की व्यवस्थाएं थी। ये सारी चीजें थी। अब आते हैं अगला, तो डेमोक्रेसी के आगे अगर आप बढ़ेंगे आपको मिलेगा रिपब्लिक, और उसके बाद में तीन तरह की न्याय की बात करता है कौन? हमारा प्यारा प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल। कौन सा न्याय? आप कहेंगे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि समाज में सभी क्या हैं? बराबर हैं और सभी के लिए अवसर क्या हैं? बराबर है। ठीक है, छुआछूत भेदभाव किसी तरीके से यहाँ पे लीगल नहीं। आर्थिक न्याय का मतलब है कि सभी को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन क्या हो? उपलब्ध हो। और राजनीतिक न्याय, एक व्यक्ति एक वोट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनने और चुने जाने की स्वतंत्रता। इन तीनों के आधार पे आप कहेंगे कि ये तीनों हैं तो राजनीतिक न्याय है। मैंने इन सब पर आपसे बात कर ली थी जब मैंने डेमोक्रेसी की बात की थी, इसलिए मैं यहाँ पे छोटी छोटी बात करते हुए चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर कहा जाए तो स्वतंत्रता यानी फ्रीडम की बात कर लें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। याद रखिएगा कि कभी कभी प्रश्न पूछ देगा न्याय को स्वतंत्रता से रिप्लेस करके या स्वतंत्रता को न्याय से रिप्लेस करके। जैसे अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय। नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता है बेटा, तो इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। न्याय 3 ही प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और स्वतंत्रता 5 ही प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इन सब चीजों को एकदम से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। विचार यानी आप नई नई चीजों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन आपके विचार की भी एक सीमा होगी। और ये विचार और अभिव्यक्ति ये दोनों आपको मिल जाएंगे आगे जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तब। ठीक है। विश्वास ये भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपको मिल जाएगा। यानी हमने कहा था ना कि आपको प्रियम्बल के तहत विश्वास करना, यानी आप विश्वास कर सकते हो किसी भी तरह के व्यवस्था पर, लेकिन आप ऐसी व्यवस्था जो समाज को नुकसान पहुंचाए, जो देश को नुकसान पहुंचाए, जो आपको नुकसान पहुंचाए, इस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, लेकिन आप धर्मांतरण नहीं करा सकते, क्योंकि धर्म क्या है, एक अंतर का मामला है। मैं चाहूं तो मानो, मैं चाहूं तो न मानो। और उपासना, अगर मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, जो भी हूं, मेरा मन किया मैंने पूजा किया, मेरा मन किया मैंने नमाज पढ़ा, नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं है, इसकी मुझे स्वतंत्रता है, मुझे कोई दबाव नहीं बना सकता। ठीक है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है हमारा प्रियम्बल। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, भारत में कोई इतना प्रतिष्ठित नहीं है कि वास्तव में दूसरे की प्रतिष्ठा उससे कम है। नहीं, भारत में सब क्या है, बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, सबकी प्रतिष्ठा क्या है, बराबर है, और सबके लिए समान अवसर हैं, चाहे किसी जाति, वर्ग, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पे उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता। सकारात्मक भेदभाव जैसे SC ST, जैसे महिला, जैसे बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा बंधुता की बात कर ले तो 2 प्रकार की, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता। इन चीजों पर हमारा संविधान क्या कहता है, प्रस्तावना में कहता है, और कहता है कि दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, इसी दिन को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन हमने क्या किया, अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। यहाँ पे आप देखेंगे विक्रम संवत की बात की जा रही है, लेकिन भारत का जो कैलेंडर है ऑफिशियल वो शक कैलेंडर है। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, एक तो न्याय को बताना, स्वतंत्रता को बताना, समानता को बताना और बंधुत्व को बताना। और प्रस्तावना के संबंधित अगर केस की प्रमुख बात करें तो पहला केस आया बेरूवाड़ी, एक जमीन का हिस्सा जो भारत और पाकिस्तान की बात बीच में था, जो भारत का था, पाकिस्तान को देकर बात करनी थी। तो मैटर ये था कि क्या जब भारतीय सरकार भारत के राज्य क्षेत्र को किसी को दे सकती है, तो इस पे 8 जजों की पीठ बैठी और कहा कि उसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये केवल क्या है, ये जो है निर्माताओं, जो संविधान निर्माता हैं, उनके दिमाग की एक कुंजी है। याद रखिएगा कि बेरूवाड़ीवाद में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, और बाद में आप देखेंगे कि केशवानंद भारतीवाद में कहा गया, इस वाद में जो 13 जजों की बेंच थी, और इसी में जो है मूल ढांचे का सिद्धांत आता है
इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ध्यान से देखिएगा, बेरूवाड़ीवाद में 73 में कहा 60 में कहा गया कि हिस्सा नहीं है, और केशवानंद में कहा गया कि हिस्सा है। ठीक है, और ये भी क्या है कि संविधान का हिस्सा यानी संसद इस पर संशोधन कर सकती है। संघ सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया 1965 के मामले में कहा क्या, फिर प्रस्तावना संविधान का अंग है। याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आ सकता है निम्नलिखित में से कौन से वाद में संविधान को, जो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, या कौन कौन से वाद में संविधान को प्रस्तावना का अंग माना गया। तो ये कहा गया कि अभिन्न अंग है, कौन से LIC वाद में, लेकिन न्यायालय के समक्ष इसे कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तो देखिए ध्यान से, अब एक केस और पढ़ लेते हैं तो वास्तविक स्थिति देखते हैं। तो SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को देते हुए राज्य ने कहा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं। वर्तमान में अगर कहा जाए तो जो हमारा प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसके स्टेटस क्या है। पहला तो वो संविधान का हिस्सा, केशवानंद भारती से ही संविधान का हिस्सा है, तो यानी संसद इसमें संशोधन कर सकती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि निर्माता जो संविधान है वो संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी। तीसरी चीज ये कि जो संविधान है वो संविधान की प्रस्तावना है न्यायालय के समकक्ष यानी वाद योग्य नहीं है। यानी अगर प्रस्तावना में लिखित शब्दों का सरकार द्वारा पालन नहीं किया जाता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये चीजें हैं आपके प्रस्तावना की। यानी आप आज की प्रस्तावना की स्थिति का अगर प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें तो लिखा जाएगा कि वर्तमान में ऐसे लिखा रहेगा, बेरूवाड़ीवाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। पॉइंट नंबर 2, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। पॉइंट नंबर 3, केशवानंद वाद में कहा प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बनाया गया और इससे आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, प्रस्तावना गैर न्याय योग्य है। तो आप क्या कहेंगे, ये चारों सेंटेंस सही हैं। ठीक है, ये चारों सेंटेंस क्या हैं, सही हैं। तो ये रहा हमारा प्रस्तावना के कुछ भाग। अब आप सभी लोगों को मैंने पहले बता दिया है कि 42वें संविधान संशोधन, इसी को चैलेंज करने के लिए केशवानंद भारती वाद आता है। और इसमें जो है आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, बाद में इसी को राष्ट्र की एकता, अखंडता के रूप में संशोधित कर दिया। ठीक, क्लियर है। तो ये रहा हमारा प्रस्तावना। उम्मीद है कि हमने प्रस्तावना पे इतनी लंबी जो चर्चा की है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम मिलेंगे तो हम संविधान का जो भाग 1 है यानी आर्टिकल 1 से अब आगे चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए अद्वैत IAS के साथ में। लाइक करिए, अपने विचारों को कमेंट करिए, अपने प्रश्नों को कमेंट से द्वारा हम तक पहुंचाइए। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए अद्वैत IAS के साथ में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।